गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब फंडामेंटल राइट देख रहे थे और समानता का अधिकार खत्म हो गया था। अब हम लोग शुरू करेंगे दूसरा अधिकार। कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसके बारे में जानते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। ये कहाँ से कहाँ तक है? कितने अनुच्छेद हैं इसमें? अनुच्छेद 19 से 22 तक। तो एक एक अनुच्छेद को हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। एक और बात यहाँ पर हमें जाननी पड़ेगी कि स्वतंत्रता क्या है। पहले हल्का सा ये जान लेते हैं, देयर आफ्टर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता हमें जरूरी है, क्यों? हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व के विकास के लिए। हमें बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये भी जरूरी है। हो सकता है हमें व्यवसाय करने से कोई रोके तो व्यवसाय करने की स्वतंत्रता हो, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता हो। ये चीजें क्यों जरूरी हैं? ताकि हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सके, हम जान सके चीजों को। हो सकता है कोई हमारे जीवन को खतरा हो तो जीवन का अधिकार भी जरूरी है। ये सब चीजें क्या है? हमारी स्वतंत्रता का हिस्सा है। तो ये जो स्वतंत्रता होती है, ये पॉजिटिव कंसेप्ट है। क्या है? पॉजिटिव कंसेप्ट है। सकारात्मक अवधारणा है। लेकिन यहाँ पर एक खास बात होती है, स्वतंत्रता जो होती है निर्बंधन के साथ आती है। मतलब जो तार्किक निर्बंधन होते हैं, तार्किक निर्बंधन होते हैं। मतलब ये नहीं है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई, आपको है अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, तो इतना नहीं बोलना है किसी बोलते बोलते किसी दूसरे की सीमा में घुस जाना, क्योंकि सभी को वो प्राप्त है। ठीक है, व्यवसाय करते करते किसी दूसरे का व्यवसाय नहीं हड़पना है। तो ये क्या है? ये उस पर रोक है। निर्बंधन का मतलब होता है रोक, रिस्ट्रिक्शंस। तो एक बात यहाँ से आपको स्पष्ट हुई कि स्वतंत्रता में निर्बंधन आवश्यक है। और एक चीज होती है स्वच्छंदता। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कोई रोके टोके ना, कोई रोक टोक ही ना हो। हम इसको कहते हैं ये स्वतंत्रता है, तो ये स्वतंत्रता नहीं है। ये क्या है? ये स्वच्छंदता हो जाती है। जैसा कि जंगल राज, जैसे कि जंगलों में जो जानवरों का होता है, स्वच्छंदता, कोई कुछ भी कर रहा है, किसी पर कोई रोक नहीं है। तो ये स्थिति होती है स्वच्छंदता, और ये एक नकारात्मक या नेगेटिव कंसेप्ट है। तो हमें ये चाहिए कौन सी? जिससे पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो सके। अब शुरू करते हैं हम लोग एक एक अनुच्छेद करके। अनुच्छेद 19। एक साथ पहले देख लेते हैं कि ब्रीफिंग क्या है, फिर हम लोग वन बाय वन शुरू करते हैं। जैसे अनुच्छेद 19 है, 4 आर्टिकल इसमें है ना, तो एक साथ याद हो जाएगा कम से कम। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसमें। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20। इसमें है दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। हम लोग एक एक करके भी इसको एक्सप्लेन में आगे समझेंगे। फिलहाल चारों के बारे में हमें बेसिक इन्फो अभी से पता हो कि है क्या इसमें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अनुच्छेद 21 में जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार।
दैहिक स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रताएं हैं। और अनुच्छेद 22 आता है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। जो पुलिस गिरफ्तार करती है वो, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ये 4 राइट्स पढ़ेंगे हम लोग स्वतंत्रता के अंतर्गत। तो वन बाय वन अब शुरू करते हैं। पहला अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 यह इसमें जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई? 6 प्रकार की। 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है 19 फर्स्ट से स्टार्ट होता है। 19 फर्स्ट ए इसमें आ ले है। 19 फर्स्ट कॉमन रहेगा। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। 19 फर्स्ट ए हो जाएगा पहला। ये कौन सी स्वतंत्रता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इंग्लिश में होगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये क्या होता है? जैसे पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसका मतलब बोलने की स्वतंत्रता। स्पीच मतलब भाषण देना, मतलब बोलने की स्वतंत्रता। तो हमें बोलने की जो स्वतंत्रता प्राप्त है भारत में, वो 19 फर्स्ट ए आर्टिकल के तहत प्राप्त है। इसी बोलने की स्वतंत्रता हो गई। एक है ये एक्सप्रेशन का। इसको पूरा क्या होगा? सेंटेंस जोड़ेंगे तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? उसकी स्वतंत्रता है। एक्सप्रेशन के तरीके क्या हो सकते हैं? जैसे हम इशारों में बात करते हैं, ये भी एक्सप्रेशन है। हम हो सकता है लिख कर व्यक्त करना, बोल नहीं रहे हैं, लिख करके अपनी बात बता रहे हैं। हो सकता है हम कोई चित्र बनाकर व्यक्त करें, जैसे कार्टून बनाकर व्यक्त कर रहे हैं कि हम ये कहना चाहते हैं। हो सकता है कोई वीडियो बनाकर व्यक्त करे, जैसे मूवीज बनती है। तो ये अभिव्यक्ति हो रही है। अभिव्यक्ति के अलग अलग माध्यम हैं, तो इसकी स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। हो सकता है कुछ लोग कविता लिखने में बहुत कुछ आएगा, चाहे कविता लिख सकते हैं, लिखना है तो कोई कविता लिख के करेगा, कोई उपन्यास लिख सकता है। ठीक है। कोई जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहां पर लिख सकता है। ये सब लिख कर व्यक्त कर रहे हैं। इसी लिखने में आपका आएगा, जैसे कुछ लोग जो न्यूज़पेपर है, वो भी तो लिख के ही आता है, प्रिंट मीडिया है। तो न्यूज़पेपर को जो स्वतंत्रता मिली हुई है वो यहीं से मिली हुई है। एक बात यहाँ नोट कर लेंगे। न्यूज़पेपर मतलब समाचार पत्र या प्रेस। तो प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ से मिली हुई है? 19 फर्स्ट ए से मिली हुई है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन ये जो स्वतंत्रता मिली हुई है, इस पर कुछ निर्बंधन भी लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? निर्बंधन या रिस्ट्रिक्शंस हैं। मतलब बोल तो सकते हैं, लेकिन सीमा में बोलेंगे। और ये इन निर्बंधनों का उल्लेख कहाँ पर है? अनुच्छेद 19(2) में।
अनुच्छेद 19 क्लॉज 2 कौन से निबंधन है? वाक और अभिव्यक्ति के लिए एक-एक करके लिख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट है पब्लिक ऑर्डर, मतलब आप बोलते-बोलते लोक व्यवस्था को, सिस्टम को भंग नहीं करेंगे, कि लॉ एंड ऑर्डर भंग कर रहे हैं, एक। दूसरा, कुछ भी बोलिए लेकिन ऐसा नहीं बोलना है जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरा हो। ठीक है, अखंडता का मतलब भारत जैसे एक है, तो भारत के टुकड़े करने की बात नहीं करनी, जैसे ये हमारा भारत है। अब ये नहीं करना कि हम इसको अलग कर देंगे या गुजरात अलग कर देंगे या नॉर्थ ईस्ट अलग करेंगे, ये अखंडता का मामला है। एकता एकता का मामला ये है जैसे हम लोग सभी यूनाइट हैं, जो लोग हैं देश के, तो देश के लोगों का जो है विभाजन नहीं करना है। देश के लोगों में फूट नहीं डालनी है, उनको यूनाइट रखना है हमें, ये हो गया। नेक्स्ट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना नहीं करनी है, मतलब इंग्लिश में हो जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसका मतलब ये हुआ, न्यायालय के द्वारा जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये पावर मिली हुई है, इसके द्वारा कोई आदेश दिया गया आपको या ए को आदेश दिया गया, तो ए को क्या करना है, इस आदेश का पालन करना है। ठीक है, ये नहीं है कि हम नहीं करेंगे या सुप्रीम कोर्ट खराब है, हाई कोर्ट खराब है, ये सब क्या है, कंटेम्प्ट में आएगा। इसके लिए अलग से कानून है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। एक बार पूछा गया मैचिंग का, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आगे एक्ट लगा देंगे। मैं लिख देता हूँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एक्ट है 1971 का, इसके तहत कार्रवाई होती है। इसीलिए आप देखते होंगे जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जजमेंट आता है, तो जो पॉलिटिशियंस होते हैं सभी लोग क्या कहते हैं, हम न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं लेकिन अपील करेंगे इसकी। तो हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश का, उसकी गरिमा का हमेशा सम्मान करना है, बोलते बोलते इस सीमा को नहीं लांघना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मानहानि, मतलब किसी के सम्मान को नुकसान नहीं पहुंचाना है, डिफेमेशन जिसको बोलते हैं, दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, राज्य की सुरक्षा को खतरा ना हो आपके काम से, मतलब राज्य की सिक्योरिटी ही खतरे में आ गई। भांत-भांत के काम होते हैं इसमें सिक्योरिटी ऑफ स्टेट में, जैसे कि जो टेरर संगठन होते हैं, आतंकी संगठन होते हैं, उनके लिए विशेष रूप से आता है, तो उसके लिए अलग से कानून बना रखा है। फिर सदाचार, मतलब ये आपको जो सदाचार से हटकर चीजें हैं वो नहीं करनी है। जैसे इस समय के स्तर पर देखते हैं, जैसे बलि है या सती प्रथा प्रतिबंध है, ऐसी चीजों को बढ़ावा नहीं देना है। और लास्ट क्या है, अपराध के लिए उकसाना, किसी व्यक्ति को अपराध के लिए उकसाना नहीं है कि तुम ऐसा अपराध कर दो, तो उकसाओ, कोई उकसाएगा तो क्या होगा, उसको अपराधी माना जाएगा। और लास्ट जो निबंधन है 8वां, वो है विदेशों के साथ संबंध। ये हैं 8 निबंधन जिनको ध्यान में रखना है, बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे जो बोल सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, ये हो गया 19 फर्स्ट ए। अगला है अनुच्छेद 19 फर्स्ट बी,
मैं लिख दे रहा हूँ पूरा पूरा। इसमें क्या है, याद करना मुश्किल होता है। बी से बिना हथियार, बी से बिना हथियार के सभा करने का अधिकार। सभा है, सम्मेलन है, मतलब इकट्ठा होने का अधिकार। कोई सब कॉन्फ्रेंस करनी है, कोई सम्मेलन करना है, कुछ भी करिए, लेकिन बिना हथियार के सम्मेलन का अधिकार है आपको। मतलब किसी सम्मेलन में हथियार लेकर नहीं जाना है कोई भी। और दूसरा क्या है इसमें, आप सम्मेलन तो करेंगे, सम्मेलन बिना हथियारों के होना चाहिए और पीसफुल होना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से। तो दो बातें हो गई। जब भी कोई व्यक्ति सभा या सम्मेलन करता है तो उसमें दो चीजें नहीं होनी चाहिए। सम्मेलन में क्या नहीं हो, एक बात तो हथियार नहीं हो, मतलब बंदूक, गोला, डंडा, हथियार ना हो। और दूसरा, वह शांतिपूर्ण हो, नहीं हटा देते हैं, हथियार ना हो लोगों के पास और वो सब शांतिपूर्ण तरीके से हो। दो चीजें होंगी तो पुलिस या सरकार आपको परेशान नहीं करेगी। अगर इसका उल्लंघन होता है तो कार्रवाई की जाएगी। इसी में आप चाहे जुलूस निकालिए, सभा निकालिए, रोष व्यक्त करिए, ये सब इसमें शामिल हैं। लेकिन इस पर भी क्या है, निर्बंधन लगाए होंगे, युक्ति युक्त निर्बंधन। ये भी निर्बंधन ही है, युक्ति युक्त मतलब रैशनलाइज। कौन सा दो निर्बंधन लगाए हैं, एक तो पब्लिक ऑर्डर भंग नहीं करेंगे, लोक व्यवस्था के आधार पर, और दूसरा है राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता। ये दो चीजें आपको बनाकर रखनी है। पता लगता है सम्मेलन कर रहे हैं, देश के खिलाफ ही सम्मेलन हो रहा है, तो ये संभव नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अनुच्छेद 19 फर्स्ट सी। 19 फर्स्ट सी में क्या है, सी से संघ बना लीजिए, कन्फेडरेशन होता है एक, सी से संघ या कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आपको संघ बनाने का अधिकार मिलेगा, कोई यूनियन बना सकते हैं, या सहकारी समिति, सहकारी समिति वाला संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, ये भी अधिकार मिला हुआ है। संघ बनाने का अधिकार पहले से था, ये इतना संघ सहकारी समिति वाला बाद में जोड़ा गया है 1907 अमेंडमेंट से। ये भी फंडामेंटल राइट हो गया है। ठीक है, तो संघ और सहकारी समिति बनाने का अधिकार, जैसे कोई व्यक्ति चाहता है कि हम संगठन बनाएं, कोई भी संगठन आप बना सकते हैं, ये आपका अधिकार है। कोई दल बनाना है, बना दीजिए, राजनीतिक दल बनाना है वो भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह, सब कुछ आप बना सकते हैं। जहां दो लोग इकट्ठा हो गए वो संघ बन जाता है, लेकिन कुछ सीमाओं के अधीन है, निर्बंधन भी लगाए हुए हैं। निर्बंधन क्या लग सकते हैं, जैसे लोक व्यवस्था के खिलाफ तो नहीं जाना है, पहली बात, पब्लिक ऑर्डर, सामान्य रूप से जो चल रहा है पब्लिक ऑर्डर वो मेंटेन रहे। राष्ट्र की एकता के खिलाफ नहीं संगठन बनाना है, जैसे कि जो संगठन बने हुए हैं, जैसे भारत में अगर देखें तो हमने बैन कर रखा है, जैसे लिट्टे वगैरह को, और सारे संगठन हैं इनको बैन किया गया हुआ है, जो राष्ट्र की संप्रभुता के लिए खतरा है, राष्ट्र की संप्रभुता
और अखंडता। ये दोनों पहले वाले में भी थे, इसमें भी हैं। और तीसरा है इसमें सदाचार, मोरालिटी। ये 3 निबंधन लगे हुए हैं 19 फर्स्ट सी पर। अगला है अनुच्छेद 19 फर्स्ट डी। अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज डी। डी में क्या है? कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। आने जाने की स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब ये कि देश में कहीं भी भ्रमण का अधिकार, अगर एक शब्द में कहें तो भारत में भ्रमण का अधिकार। आप भारत भ्रमण पर जाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा, ये अधिकार भी आपको प्राप्त है, लेकिन कुछ निर्बंधन के साथ में। क्या निर्बंधन है? सरकार रोक लगा सकती है सामान्य जनता के हित में। जैसे कि कोरोना के समय लगा था। और जो ट्राइबल क्षेत्र हैं, वहां पर आपको जाने से रोक सकती है सरकार, क्योंकि उनकी अलग संस्कृति है, इसलिए जनजातीय क्षेत्रों के संदर्भ में वहां पर जाने से आपको रोका जा सकता है। अगला है अनुच्छेद 19 फर्स्ट ई। इसमें है कहीं भी निवास करने का अधिकार। भारत में कहीं भी निवास करने का अधिकार, राइट टू सेटलमेंट, सेटल। तो कहीं भी जाकर आप निवास कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ निर्बंधन है। और निर्बंधन कौन से हैं? सेम ऊपर जो लिखे हुए हैं 19 फर्स्ट टी के। एक तो सामान्य जनता के हित में आपके निवास करने पर रोक लगाई जा सकती है। दूसरा है जनजातीय क्षेत्रों में आपको निवास करने से रोका जा सकता है सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 फर्स्ट एफ। ये हटा दिया गया है। तो ये इसमें नहीं है, निरसित हो गया है। तो इसमें था क्या? इसमें संपत्ति के अधिकार के बारे में था। संपत्ति का अधिकार का वर्णन था इसमें, तो ये हटा दिया गया है। इसके बाद आता है 19 फर्स्ट जी। इसमें क्या है? अपनी पसंद के अनुसार, चॉइस के अनुसार के अनुसार
आपको व्यवसाय करने का अधिकार, कोई भी व्यवसाय चुन सकते हैं। व्यापार करने का। और जो आय के साधन होते हैं, इंग्लिश में बेहतर शब्द क्या है? प्रोफेशन। प्रोफेशन का अधिकार, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ये शब्द हैं संविधान से सीधे-सीधे। और कोई भी ट्रेड करने का अधिकार आपको प्राप्त है। ट्रेड का ये अधिकार प्राप्त हैं और इस पर भी कुछ निर्बंधन के अधीन है। युक्तियुक्त निर्बंधन। एक लिख देते हैं जनता के हित में। आप किसी भी व्यवसाय पर रोक लगाई जा सकती है। या ऐसे उद्योग जहां राज्य का एकाधिकार हो, जैसे कि रेलवे, इसमें एकाधिकार है। न्यूक्लियर एनर्जी पर एकाधिकार है, तो वहां पर कोई व्यवसाय नहीं करने जाएगा जब तक सरकार छूट नहीं देती है। तो ये होता है खत्म, या जहां पर विशेषज्ञता की आवश्यकता हो। अब हम पहुंचते हैं अगले राइट पर। नेक्स्ट कौन सा अधिकार है हमारा? अनुच्छेद 20। अपराध की दोष सिद्धि से संरक्षण। अपराध में दोष सिद्धि से संरक्षण। संरक्षण मतलब प्रोटेक्शन। कैसे प्रोटेक्शन इसमें दी गई है? 3 बातें इसमें, आपको 3 अधिकार मिले हुए हैं। एक ये अधिकार है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उससे कोई क्राइम हो जाता है। ये मान लीजिए कि मिस्टर ए हैं, इनसे कोई अपराध हो गया, ठीक है। अपराध मान लीजिए चोरी ही हो गया। किस तारीख को हुआ? 20 अक्टूबर 2025 को चोरी का इन्होंने की। तो अब ये हो सकता है, और इस समय चोरी की सजा क्या थी? मान लीजिए कि चोरी की सजा थी 5 साल। कानून बना हुआ था, उसमें 5 साल की सजा थी चोरी में। अब संभावना ये हो सकती है इनके साथ में कि सरकार ऐसा करे कि इनको जो है मृत्युदंड दे दिया जाए, सिर्फ चोरी के लिए। लेकिन कानून में तो लिखा नहीं है, तो सरकार कहे कि ये वाला जो कानून बनाएंगे, डेथ वाला कानून, ये लागू कब से मानेंगे हम? लागू मानेंगे हम 15 जून 2025 से। मान लीजिए 15 जून से लागू मान लेता है, या 15 जून नहीं माना, 19 अक्टूबर से मान लेते हैं। अब कानून लागू इस तारीख से माना जाएगा। अब माना जाएगा तो इसको मृत्युदंड मिल जाएगा। तो ये नहीं होना है, ठीक है। तो ये आप समझते हैं यहाँ पर क्या बात हम कहना चाह रहे हैं। तो इसी में ये है, किसी भी व्यक्ति को अपराध के समय, किसी भी व्यक्ति को अपराध के समय जो कानून लागू है, उसी के अनुसार दंडित किया जाएगा। उसी के अनुसार दंडित किया जाएगा। इसका दूसरा मतलब ये हुआ,
हम जो समझा रहे थे, इस वाले जैसे ये कानून है, इसको बोलते हैं रिट्रोस्पेक्टिव कानून, रिट्रोस्पेक्टिव लॉ, जो पिछली तारीख से प्रभावी कर दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ, कोई भी क्रिमिनल कानून, कोई भी आपराधिक कानून पूर्व तिथि से लागू नहीं किया जाएगा। लागू नहीं किया जाएगा। अब पूर्व तिथि से लागू के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, भूतलक्षी प्रभाव। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, कोई भी आपराधिक कानून भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होगा। मतलब पिछली तारीख से, आज कानून पास हो रहा है तो आज ही से लागू होगा, ना कि कल से। इंग्लिश में होगा रिट्रोस्पेक्टिव। रिट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं किया जाएगा। एक तो ये कौन सा कानून है, ये आपराधिक कानून। यहीं पर एक नोट लिख लेंगे, अर्थात सिविल कानून को भूतलक्षी प्रभाव से लागू कर सकते हैं। लागू कर सकती है कौन? सरकार। एक ये स्पष्ट हो गया। दूसरा क्या प्रावधान है? अपराध के समय जो कानून लागू है उसी के अनुसार दंडित किया जाएगा। दूसरा, एक ही अपराध के लिए एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जाएगा। पुरानी मूवीज में आप लोगों ने देखा होगा, कई बार जो विलेन होता है वो ऐसा करता है कि एक बार सजा मिल गई। पुरानी मूवीज में देखा होगा आप लोगों ने कि विलेन जो होता है वो ऐसे षड्यंत्र रचता है जिसमें किसी को सजा मिल रही हो, तो किसी और को सजा एक बार दिलवा के खुद बच जाता है, क्योंकि एक बार सजा मिल गई तो दोबारा उसको सजा नहीं मिलेगी। तीसरी बात इसमें यह है, किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। या बाध्य नहीं किया जा सकता। शब्द क्या है? अपने विरुद्ध गवाही। तो ये तीन बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। जैसे किसी ने कोई क्राइम किया, मान लीजिए किसी ने कोई अपराध किया, चोरी का ही मान लीजिए, चोरी की, तो इसी से गवाही नहीं ली जाएगी कि भाई तुमने चोरी की है, ये कबूल करो, तो उसको फोर्स नहीं किया जाएगा। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 20। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21। क्या है ये? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी।
राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से के अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। कीवर्ड यहाँ पर क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जो प्रावधान लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है, कभी कभी तो यही पूछा जाता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसका मतलब क्या है, कानून में जो लिखा हुआ है वो उसकी बात हो रही है। ये हमने जो अवधारणा कहाँ की है, ये अवधारणा है ब्रिटेन की। ब्रिटेन में प्रचलित है और लिखित रूप में जापान से है, क्योंकि ब्रिटेन में तो संविधान है नहीं, तो लिखित रूप में कहाँ है, जापान। तो जापान से लिया गया है इस बात को। मतलब ये, अगर किसी की जो लाइफ है, किसी को मृत्युदंड देना है तो कानून का पालन करते हुए ही देना है। यहाँ पर दो स्वतंत्रताएं हैं, एक तो राइट टू लाइफ है और दूसरा राइट टू पर्सनल लिबर्टी है। दो मामले अलग अलग हैं। एक मामला इसमें हुआ था मेनका गांधी केस में। 1978। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि की सम्यक प्रक्रिया को भी इसमें शामिल किया। विधि की सम्यक प्रक्रिया को भी शामिल किया गया और इससे कोर्ट की पावर बढ़ी। पासपोर्ट का इशू था मेनका गांधी वाले मामले में। अब इसी में क्या हुआ, ये आर्टिकल जो अनुच्छेद 21 है इसका बहुत सारे जजमेंट से, जैसे यहाँ पर कहा गया कि गरिमा में, जैसे जीवन का जो अधिकार है, जीवन का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, हम लोग पढ़ ही रहे हैं, अनुच्छेद 21 में है। तो जीवन का अधिकार का मतलब क्या, पशुवत जीवन है, पशुओं की तरह जी, वो भी तो जीवन है। पशुवत जीवन नहीं चाहिए हमें, कैसा जीवन चाहिए, गरिमामय जीवन, डिग्निटी के साथ हो, लाइफ विद डिग्निटी, सम्मान के साथ जीवन। तो जीवन कैसा हो, गरिमामय हो। इसी को एक्सप्लेन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से अधिकार दिए हैं आर्टिकल 21 के अंतर्गत। मतलब ये अनुच्छेद 21 का विस्तार किया गया। अनुच्छेद 21 का विस्तार किसने किया, सुप्रीम कोर्ट।
बाई सुप्रीम कोर्ट। जैसे कौन कौन से अधिकार इसके तहत हमें दिए गए? स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। क्यों? क्योंकि जीवन जीना है, जीवन जीने के लिए तो अच्छा पर्यावरण चाहिए। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। स्वच्छ पेयजल का अधिकार। चिकित्सीय सहायता पाने का अधिकार। रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया उस केस में। और हथकड़ी न लगाने के विरुद्ध अधिकार। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध मतलब कोई आपको हथकड़ी नहीं लगा सकता। और एकांतता का अधिकार। और सबसे बड़ा है राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। ये बहुत चर्चा में रहता है, राइट टू प्राइवेसी। इसी में आपको मिल जाएगा अपनी पसंद से विवाह का अधिकार। मतलब कोई व्यक्ति किससे विवाह करना चाहता है, ये उसका फंडामेंटल राइट है। तो जिससे व्यक्ति चाहे वो विवाह कर सकता है। तो ये रात में सोने का अधिकार, ये सारे अधिकार दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते समय। तो ये हो गए आपके जो आर्टिकल 21 में थे अधिकार। यहाँ पर आपको याद रखना है राइट टू प्राइवेसी सबसे महत्वपूर्ण है, और दूसरा है जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ये बात याद रखेंगे, मरने का अधिकार शामिल नहीं है। हाँ, लेकिन सम्मान पूर्वक आपका जो अंतिम संस्कार हो वो अधिकार जो है प्राप्त है। तो ये खत्म होता है आपका अनुच्छेद 21। राइट टू प्राइवेसी अगर हम देखते हैं तो पुट्टा स्वामी मामले में दिया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 22 की ओर। 22 से पहले अनुच्छेद 21 ए है, उसकी भी चर्चा कर ही लेते हैं। अनुच्छेद 21 ए में क्या किया गया है? जो शिक्षा का अधिकार दिया गया, राइट टू एजुकेशन। शिक्षा का अधिकार दिया गया है। जहां पर ये ABCD लगा होता है, जैसे कैपिटल ए विशेष रूप से, तो वहां पर क्या होता है, वो अनुच्छेद जो है जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 21 ए को जोड़ा गया था 86वां संशोधन से, 86th अमेंडमेंट द्वारा इसको जोड़ा गया। और इसमें क्या प्रावधान किया गया था शिक्षा के अधिकार में? 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया। ये शिक्षा कैसी होगी? अनिवार्य प्लस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। अनिवार्य मतलब सभी को मिलेगी। यूनिवर्सल एजुकेशन अनिवार्य, गुणवत्तापूर्ण और सभी को मिलेगी, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का हो। अनिवार्य, गुणवत्तापूर्ण और सभी को शिक्षा मिलेगी। जो 6 से 14 साल तक की उम्र के हैं।
नेक्स्ट है अनुच्छेद 22। ये है गिरफ्तारी से और निरोध का 2 अधिकार हैं। गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। तो यहाँ पर 2 चीजें हमें एक साथ देखनी पड़ेंगी। क्या? हम या कोई व्यक्ति जब कृत्य करता है, एक मिस्टर एक्स इनको गिरफ्तार कर सकते हैं 2 तरीके से। इनको क्या करना है? गिरफ्तार करना है, अरेस्ट। तो एक तो इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में गिरफ्तार करते हैं, मतलब एक तो तब करेंगे जब अपराध किया हो, अपराध के बाद। एक गिरफ्तार कर सकते हैं अपराध से पहले। अपराध करने से पहले गिरफ्तारी, मतलब इन्होंने क्राइम नहीं किया उससे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया, और ये अपराध किए थे उसके बाद गिरफ्तार किया गया। 2 तरीके से गिरफ्तारी हो सकती है। अब एक हो अपराध के जो बाद गिरफ्तार होता है उसको बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव अरेस्ट। इसमें जब गिरफ्तार होते हैं, ये प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 22(1) व 2 में। इसमें क्या राइट्स मिले हैं? इन्हें अधिकार कुछ मिले हैं। कौन कौन से? अपराध आपने किया, किसी ने किया, उसके बाद उनको कुछ अधिकार मिलते हैं। जैसे चूंकि गिरफ्तार किया गया उसको, तो आप पूछ सकते हैं पुलिस से कि किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है, मतलब गिरफ्तारी का कारण। गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, इंग्लिश में ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। किस ग्राउंड पर गिरफ्तार किया गया है। दूसरा, जब उसे ग्राउंड पता चल गए तो उसे वकील से बात करने का अधिकार, सलाह का अधिकार होगा। अपनी पसंद के वकील से राय लेने का अधिकार। ये नहीं कि गिरफ्तार कर लिया गया अब वकील से बात नहीं कर सकता। तो ये है वकील से राय लेने का अधिकार। और तीसरा है 24 घंटे में, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार। मतलब गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देना है पुलिस को, ताकि मजिस्ट्रेट उस पर सुनवाई कर सके और देख सके कि उसके अधिकार का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। यहाँ ट्रैवल टाइम जोड़ा नहीं जाएगा, आने जाने का समय शामिल नहीं है, ट्रैवल टाइम छोड़कर। तो ये 3 अधिकार आपको इसमें मिलते हैं अपराध के बाद। लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद हैं जब आपको ये अधिकार नहीं मिलेंगे। कौन से अपवाद हैं, एक्सेप्शन क्या हैं? जो शत्रु देश के नागरिक हैं उनको,
शत्रु देश के नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त नहीं होगा। मतलब किसी से चल रहा है युद्ध, वहाँ का कोई व्यक्ति यहाँ है, उसको गिरफ्तार किया गया है, तो उसको ये अधिकार प्राप्त नहीं होगा। और दूसरा, जब निवारक निरोध में गिरफ्तारी की गई हो। निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब हम चलते हैं इधर प्रिवेंटिव डिटेंशन की ओर। अपराध करने से पहले अगर गिरफ्तारी होती है तो इसको बोलते हैं निवारक निरोध। निरुद्ध कर दिया जाता है, या ये प्रिवेंटिव अरेस्ट किया जाता है बोलते हैं। ये हो गया प्रिवेंटिव अरेस्ट या डिटेंशन। अभी इसका एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखना चाहें तो इस समय जो सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है वो इसी के तहत हुआ है। सोनम वांगचुक को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने कोई अपराध थोड़ी ना किया है, संभावना के बल पर गिरफ्तार किया गया है। मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? अपराध होने से पहले, अपराध होने से पहले की गिरफ्तार किया जाता है, या संभावना के आधार पर कि अपराध हो सकता है के आधार पर गिरफ्तारी। तो ये जो गिरफ्तारी होती है ये होती है प्रिवेंटिव अरेस्ट या प्रिवेंटिव डिटेंशन। पर्पज क्या होता है इसका, प्रिवेंटिव डिटेंशन का? इसका उद्देश्य होता है अपराध को रोकना। यहां पर प्रॉब्लम क्या है, जब प्रिवेंटिव डिटेंशन में गिरफ्तार किया जाता है तो आपको गिरफ्तारी का कारण नहीं बताएंगे। गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य नहीं है। बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, बताना आवश्यक नहीं। और ये जो आपको अधिकार मिला है 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने रखा जाएगा, ये भी नहीं मिलेगा। आपको वकील से राय का अधिकार, वो भी नहीं मिलेगा, ये यहाँ प्राप्त नहीं होते हैं। और 3 माह तक गिरफ्तार रख सकते हैं पुलिस वाले। पुलिस का मतलब यहाँ राज्य से है। 3 माह तक गिरफ्तार। इससे ज्यादा का अगर विस्तार चाहिए, 3 माह से ज्यादा तक रखना है, इससे आगे के लिए इन्हें एडवाइजरी बोर्ड की अनुमति लेनी होगी। इससे आगे के लिए मामले को एडवाइजरी बोर्ड के सम्मुख रखना होगा। मामले को तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है उसके तहत किसी को ये सारे अधिकार इधर वाले जो लिखे हुए हैं प्यूनिटिव अरेस्ट के, वो प्राप्त नहीं होते हैं। अब यही शक्तियां जो इसमें दी गई हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन की, कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 22(4) से 22(7) तक प्रावधान इनके लिए हैं। इसी के तहत सरकार ने कानून बनाए हैं। कौन कौन से? इस समय जैसे चर्चा में जो रहता है रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980। एक और चर्चा में रहता है यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967। इन दोनों में ही यह व्यवस्था की गई है प्रिवेंटिव अरेस्ट की। पहले जो बनाए गए थे, जो अब नहीं है लागू,
जैसे पोटा एक्ट हम लोग पढ़ते हैं, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी एक्ट, ये टाडा पढ़ा था, इसमें भी ये प्रावधान थे। इसके अलावा प्रिवेंशन निवारक निरोध कानून 1952 का था, उसमें फेमा वगैरह में भी था, फेमा माने फेरा में। तो ये अब सब क्या है, अभी रिपील्ड हैं, खत्म हो गए, ये वर्किंग है इस समय, इनके तहत सरकार गिरफ्तार करती है। अभी सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया इसी के तहत, यूएपीए के तहत। तो ये इस जो है अनुच्छेद 22 भी खत्म होता है। अब हम लोग इसी के साथ खत्म करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। थैंक यू।